अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, खैरियत क्या? से जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आज हम आपसे इस एपिसोड में बात करना चाहेंगे प्राइड, एरोगेंस एंड ईगो, इनके गरूर, तकब्बुर और अना। तो इसमें मैं चाहूंगा कि कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो पहले हम जरा टर्म्स को ही आपसे बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। पहले सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक अक्सर हम सुनते हैं कि यार ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरी सेल्फ इस्टीम है, और फिर उसी में एक चीज आ जाती है, ईगो। तो इन दोनों में, सेल्फ रिस्पेक्ट में या सेल्फ इस्टीम में, अगर ये दोनों हम मानी चीजें हैं, तो इन दोनों को लेकर ईगो में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सेल्फ एस्टीम बेसिकली ये है कि मैं जिस तरह से इसको समझता हूँ, यानी इसमें ज़हन में रखिएगा कि मैं कोई आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ एनी डेफिनेशंस जिसको कि दे दिया गया है। यानी जिस तरह मैं अपने उसमें यूज़ करता हूँ कि मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझता हूँ, किसी से बढ़ के भी नहीं समझता हूँ। यानी आई हैव माई, फॉर इंस्टेंस, मेरे अंदर जो ये एस्पेक्ट है कि मेरी आई एम वर्दी पर्सन, सेल्फ वर्थ जिसे कहते हैं, ये मुझे किधर से मिल रही है, इसकी इसकी सोर्स क्या है, क्या ये इसमें मेरी इनकम इन्वॉल्व है, मेरी शक्ल इन्वॉल्व है, मेरी अकल इन्वॉल्व है, क्या चीज़ है जो कि मुझे वो दे रही है कि मैं आई एम अ वर्दी पर्सन। तो ये एक मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट का। मैं उसको जिस तरह से देखता हूँ, आमतौर पर लोग इसको सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कई दफ़ा। लेकिन मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ वो ये कि मेरी रिस्पेक्ट किधर से मुझे मिलती है। इज इट द वे यू ट्रीट मी और द वे आई बिहेव? यानी मेरी रिस्पेक्ट मेरे हाथ में है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जो है मेरा, वो मेरे हाथ में है या आपके हाथ में है? आप मेरे साथ अगर भले तरीके से बात करेंगे तो मैं समझता हूँ मैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ। और अगर आप बुरे बुरे तरीके से बात करेंगे तो मैं समझता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हुई है। तो ये असल में एक, मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि ज़रूर देखना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का ताल्लुक असल में इससे है कि मैं अपने उसूलों पे कितनी पाबंदी करता हूँ। यानी व्हेन आई टेल द ट्रूथ, तो ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करती है चीज़। व्हेन आई एम बीइंग ऑनेस्ट, व्हेन आई एम बीइंग रिस्पेक्टफुल, व्हेन आई एम बीइंग कंपैशनेट, तो ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बेहतर होता है। ईगो इसके बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है। यानी ईगो वो है कि जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट ट्रीटिंग मी वेल, तो ये मेरी ईगो के खिलाफ है बात। ठीक है जी, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना, कि जिस लिहाज से भी आपने मामला करना है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट ट्रीटिंग मी वेल, तो ये मेरी ईगो को हर्ट करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं ये हर्ट कर सकती। आपका कुछ करना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं हर्ट करेगा। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को सिर्फ मैं हर्ट कर सकता हूँ। ये, इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लें। यानी सेल्फ एस्टीम का ताल्लुक ये है कि वेयर डू आई गेट माई कॉन्सेप्ट ऑफ वर्थ। मैं एक वर्दी इंसान हूँ, मैं अल्लाह ताला का एक अल्लाह ताला की एक मखलूक होने की हैसियत से ही वर्दी हूँ, या मेरी कोई अचीवमेंट है जिसकी वजह से वर्दी हूँ। वो अचीवमेंट अगर कोई मेरे से ले लेता है, लेट से, यानी मैंने कोई काम किया जिसका क्रेडिट किसी और को मिल गया, तो मेरी सेल्फ एस्टीम मजरू होती है इससे। तो क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें जो असल चीज़ है वो ये कि ये स्टेबल होने चाहिए। यानी देखिए, अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो, और मैंने ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को बराबर कर लिए, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हर रोज कोई ना कोई मेरी ईगो को ट्रैम्पल कर देगा। ठीक है जी, किसी ने मेरे साथ उस तरह बात नहीं की जिस तरह मैं परसीव कर रहा था कि बात होनी चाहिए। चुनाचे मेरी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हो जाएगी। मुझे किसी ने गाली दे दी, तो अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का तकाजा है कि मैं उससे बात ना करूं, या उसके साथ सख्ती से बात करूं, या उसको उसको इन इन काइंड जवाब दे दूं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ईगो है। दिस इज ईगो। व्हेन माय कॉन्सेप्ट इज ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ माय ओन पर्सनल रिस्पेक्ट, इज बेस्ड ऑन हाउ अदर्स ट्रीट मी। तो ये असल में एक मिसकंसेप्शन है। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसके नतीजे में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर वक्त ऊपर नीचे ही होती रहेगी। तो इसलिए ये, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छा किया इधर से आपने शुरू किया। दिस इज़ वेयर वी शुड बी वेरी क्लियर कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ अदर्स ट्रीट मी जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बढ़ता या कम होता है। इट इज़ हाउ
व्हाट आई डू, मैंने चोरी की है, पकड़ा नहीं गया हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि अभी तक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू नहीं हुई। नहीं, एक मेच्योरिटी का कौन जब लेवल आ जाएगा जिसमें इंसान इस जगह पे खड़ा हो जाएगा कि प्रिंसिपल्स के टूटने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे जान लें कि मैंने प्रिंसिपल तोड़ा है। प्रिंसिपल के टूटने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तोड़ा है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है। तो इसके नतीजे में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू मेरे अमल से होगी, ना कि किसी और के अमल से या तरीके तर्ज अमल से। ठीक। इसमें अब हम प्राइड और एरोगेंस को भी मैं इसमें ही लेके आना चाहूंगा। इसमें एक और लफ्ज भी बोला जाता है जो कहते हैं कॉन्फिडेंस। उसमें होता है कि आप अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो एक कहाँ एक फाइन, इसको बजाहिर हम पॉजिटिवली ही देख रहे होते हैं कॉन्फिडेंस को, तो कहाँ एक फाइन लाइन ड्रॉ की जाएगी कि अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके कहीं प्राइड और एरोगेंस में कन्वर्ट हो रही है, कॉन्फिडेंस के लिए आप कह लें उसके शेडो में। देखिए, जब मेरा मेरा रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये होगा कि मैंने गलत नहीं करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस को आमतौर पर हम जिस तरह लेते हैं वो बिलूम ये लेते हैं कि मैं आई शुड अपीयर एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, यानी एक साइलेंट आदमी मेरी नज़र में बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है जो कि तवज्जो से बात सुन रहा हो। यानी एक कॉन्फिडेंट आदमी ही तवज्जो से बात सुन सकता है। इसको ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कॉन्फिडेंस का, वो असल में ये नहीं है कि दूसरे क्या समझते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं अंदर से क्या हूँ। यानी क्या मैं तवज्जो से बात सुन रहा हूँ इस रिस्क पर कि मेरी राय बदल जाए। जो मेरी बचपन से एक या जवानी से एक राय थी, वो आज मैं आपकी बात इतनी तवज्जो से सुनूं कि उसके लिए मैं ये तैयार रहूं कि मैं अपनी ओपिनियन चेंज कर सकता हूँ। आई एम सेटिस्फाइड एट द मोमेंट वेयर आई स्टैंड, लेकिन मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूं कि अगर मैं बात सुनूंगा आपकी और मेरी राय बदल जाएगी तो आई विल इम्प्रूव। ये जो एस्पेक्ट है ये असल में एक लर्नर माइंडसेट क्रिएट करता है। यानी और लर्नर माइंडसेट है जो कि असल में हकीकी कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। जब आपको ये मसला बन जाए कि मुझे अपनी राय को डिफेंड करना है या मुझे उसके लिए मैंने कोई फजूल किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी फॉर्ज करके तो उसकी उसकी बात कर देनी है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप ऊंची बात कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस ये है कि आप अपने इख्तलाफ को तअम्मुल से सुन सकते हैं। यानी आप उस इख्तलाफ को बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से सुन सकते हैं, एम्पथी के साथ। ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगेन, मैं अप्रोच व्हेन पीपल अप्रोच कॉन्फिडेंस दे अप्रोच इट फ्रॉम अ पर्सनालिटी एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि दिखेगा क्या। ठीक है, आदमी को कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। इसका नतीजा ये निकलता है कि हम अंदर से तो दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, एंग्जाइटी हो रही होती है, लेकिन हम बाहर से वी ट्राई टू कीप अ स्माइल ऑन आवर फेस। दिस हैपेंस, दिस इज वेयर वी आर टॉट टू बी पर्सनालिटी एथिक्स को हमने इंपॉर्टेंस। व्हेन आई से पर्सनालिटी एथिक्स, तो इससे मुराद वो तरीकेकार है जो दिखता है। मिसाल के तौर पर, आप अपने बच्चे को बचपन में ये सिखाते हैं कि जब गलती हो जाए तो सॉरी कहना चाहिए। ठीक है, सॉरी कहना चाहिए, ये असल में पर्सनालिटी एथिक्स है। सॉरी फील करना चाहिए, ये असल में कैरेक्टर एथिक्स है। यानी इन दोनों में फ़र्क है। आप जब ये सिखाते हैं कि सॉरी कहना चाहिए, तो हो सकता है वो अंदर से बहुत गुस्से में और बिल्कुल सॉरी फील ना करो, लेकिन वो सॉरी कह देगा, वैसे पर्सनैलिटी है। अच्छा, इससे ऐसे लगता है ऐसे बात हो गई, यानी तरबियत हो गई। प्रॉब्लम कुछ और होती है। असल में तरबियत तब होगी, और एक और भी इसमें एक प्रॉब्लम है। यानी जब आप कॉन्फिडेंस को इधर से या पर्सनालिटी एथिक्स से अप्रोच करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस का मास्क देंगे। जब आप कॉन्फिडेंस को कैरेक्टर एथिक्स से अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए आपको एक पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। वो 2 दिन में नहीं हो सकता। आप 2 दिन में पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं कि ऐसे सीधा खड़ा है, बात करता है तो ऊंचे लहजे में बात, इस तरह की चीजें मैं ये बता सकता। लेकिन अंदर से क्या है, व्हाट इज ही फीलिंग इनसाइड, ये एक दिन में नहीं चेंज हो सकता, हफ्ते में भी नहीं हो सकता। इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये इसका एस्पेक्ट है कॉन्फिडेंस। मैं उसको भी इस तरह से नहीं देखता हूँ कि यानी जिससे वो कि एरोगेंस के लेवल की चीज़ या प्राइड के लेवल की चीज़ बन जाती है। आई लुक एट कॉन्फिडेंस एज somebody हु इज satisfied, reasonably content with where he stands and is willing to change। ठीक है जी, यानी अगर बात ठीक होगी
तो बदल दूँ, इसलिए क्योंकि मेरी अप्रोच जो होगी, मैं जिस वक्त कोशिश होगी, जाहिर है कि इंसान हूँ, उसमें बड़ी, हर इंसान के काम में बड़ी इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं और मेरे काम में भी ज़रूर होंगी। तो उसमें आप जैसे साथी जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप उधर से हट रहे हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि प्रिंसिपल्स से अप्रोच किया जाए। कॉन्फिडेंस जब इधर से पैदा होगा कि मैं एक क्यूरियस लर्नर माइंडसेट हूँ, ऑनेस्टी के साथ खड़ा हूँ, अपने प्रिंसिपल्स पर मुझे एतमाद है, तो मैं असल में एक कॉन्फिडेंट आदमी हूँ। मुझे मुझे कोई गलत साबित कर देगा तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस मजरूह नहीं होगा, आई विल बी ग्लैड उसकी वजह ही कि आई विल बी लर्निंग। मेरे से गलती जो है वो मेरी सेल्फ वर्थ को ख़त्म नहीं कर देगी, इसलिए क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हर वो आदमी जो काम कर रहा है वो गलती करेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इधर से अप्रोच करेंगे। ठीक है। और वहां से ये बात कि कॉन्फिडेंट आदमी जो है वो होता है कि जिसके पास अपनी हर गलती का भी बड़ा अच्छी जस्टिफिकेशन होती है। ये मेरी, आई डोंट लाइक टू अप्रोच इट फ्रॉम देयर। आई आई रिस्पेक्ट पीपल बट आई डोंट लाइक टू अप्रोच इट फ्रॉम देयर। ठीक सर, आपकी गुफ्तगू जो आपने अभी कॉन्फिडेंस के बारे में की, इसको अगर मैं थोड़ा सम अप करूं तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि कॉन्फिडेंस खुद शनासाई और कॉन्फिडेंस में ये होगा कि अपने ऊपर कितना कंट्रोल है इंसान को। अपने ऊपर कितना कंट्रोल है और उसका मकसद क्या है। आप किसी भी गुफ्तगू में, आपका अगर मकसद ये कि मैंने अपनी बात इस्टेब्लिश करनी है, तो एक चीज़ पैदा होगी। और अगर आपके आपके आपका पर्पस ये है कि मैंने दूसरे की बात सुनकर अपनी बात को पॉलिश करना है, मैं इस मीटिंग से एक बेहतर इंसान बन के निकलूंगा, तो आई विल बी कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग आई विल लर्न। मैं एक, मेरे अंदर की जो, और ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो जो है वो आपको 3 क्लासेस में दे दिया जाएगा। कॉन्फिडेंटली बात किस तरह की जाती है, कि वो पर्सनैलिटी एथिक्स है ना, दैट्स इजी, यू नो। पर्सनैलिटी एथिक्स पे हम तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि वो आसान होती है। यानी आप इमीडिएटली बिहेवियर चेंज कर देते हैं। ठीक है। आप लोगों को कहेंगे कि इस तरह देखना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह ये करना, वो सब कुछ जाहिर हो रहा है और आप उसकी उसके ज़हूर को देखकर बता सकते हैं कि अभी ठीक नहीं हुआ। कैरेक्टर की जब आप बात कर रहे होते हैं तो कैरेक्टर अंदर चल रहा होता है, उसके प्रोसेसेस अंदर चल रहे होते हैं सारे। उसमें असल में हो सकता है अभी अभी ना दिख रहा हो, एक आदमी, एक बच्चा जो है जिसको आपने ये सिखाया है दैट व्हेन वी मेक अ मिस्टेक वी शुड फील सॉरी अबाउट इट, हमें अफसोस होना चाहिए। दूसरा कैसा फील कर रहा होगा, हमें कैसा लगता है, इस सारी गुफ्तगू में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और अभी भी यकीन नहीं है कि अंदर से फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जब आप उसको ये तरबियत दे देते हैं कि जब गलती करो तो सॉरी करो, तो अगले दिन वो कहना शुरू कर देगा। तो इट बिकम वेरी इजी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंस इज अबाउट सिर्फ शऊरी, बल्कि ये कि आपका मकसद भी ठीक हो। खुद खुद शऊर यानी हकीकी खुद आगही के साथ खड़े हैं, आप खुद शऊरी के साथ खड़े हैं और ये समझते हैं कि मैं जिस जगह पे हूँ उधर पैदाइशी तौर पर नहीं था, और इस जगह पे जिस जगह पे आज हूँ इससे बेहतर हो सकता हूँ कल। ठीक, इस यानी कि कॉन्फिडेंस। ठीक यानी कि कॉन्फिडेंस हमारे करेक्टर की स्ट्रेंथ को शो करता है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो प्राइड एंड एरोगेंस है, गुरूर और तकब्बुर है, ये हमारे करेक्टर की वीकनेस को शो करता है। मेरा ख्याल है ये टोटल खुद नाशनासी है जी। टोटल खुद नाशनासी, यानी प्राइड, एरोगेंस, प्राइड। प्राइड एक प्राइड कई दफा एक न्यूट्रल वर्ड भी बन जाता है। यानी मुझे मुझे आई मतलब मुझे अपने बच्चों की ऑनेस्टी पर आई फील प्राउड अबाउट इट। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं होता, ये वर्ड कई दफ़ा उससे कट जाता है एरोगेंस के एस्पेक्ट से। यानी मैं ये जानता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर मैं अपने बेटे के बारे में ये कहता हूँ कि वो सच बोलता है आमतौर पर, लेकिन गलती हो सकती है। तो उससे ऐसा नहीं होगा कि वो प्राइड खत्म हो जाएगी। आई नो दैट वेन एवर ही मेक्स अ मिस्टेक ऑफ सच अ यू नो मैग्नीट्यूड, कि वो गलती कर जाए, झूठ बोल दे, तो वो उसके अंदर वो एस्पेक्ट मौजूद होगा। तो ये जो उसकी तरबियत है, ये जो उसकी जो समझने की तरबियत को, तो मैं अपने से क्रेडिट ले रहा हूँ। ये मेरा मतलब नहीं है। यानी जो कुछ वो बन गया है उसमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये चीज़ें भी प्राइड के वर्ड में आ जाती हैं। एरोगेंस जो है, जिसको तकब्बुर कहा जाता है, वो अपने आप को बड़ा समझना है, अपने आप को बड़ा बड़ा
जानना, यू नो। और ये बेसिकली, यानी इट इट रिलेट्स टू मेनी थिंग्स कि जिनके अंदर हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, यानी मेनी थिंग्स, अक्सर चीज़ों में। मिसाल के तौर पर किसी छोटे से माफ़ी मांगना। एक बात तो ये कि इसको हम चीज़ों को ठीक तरह डिफाइन कर लें कि एक उस्ताद है मिसाल के तौर पर, और वो उससे गलती हो गई है, तो उसको गलती हो गई है जिससे कोई हर्ट भी हुआ है, तो उसको क्यों नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गलती की इस्लाह, गलती की माफ़ी जो है उसमें एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, अगर गलती की है और उस्ताद रोल मॉडल भी है, वो अपने रोल से सिखाएगा भी कि जब गलती हो जाती है तो क्या करना है। दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ टीचिंग एज वेल। सो आई थिंक दैट इसमें जो अपने आप को बड़ा समझना है, चाहे अपने स्टेटस वाइज, अपनी एज वाइज, अपने पैसे के वजह से, जब भी आदमी अपने अपनी अकल की वजह से जब भी बड़ा समझता है अपने आप को, तो असल में वो उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे में उसके लिए दूसरों को वो छोटा समझने लग पड़ता है, और सही बात जो अपनी बात के खिलाफ हो उसको मानने में कुछ रुकावटें पैदा हो जाती हैं, ठीक। और आपने फिर सर, सीरियसली पैदा हो जाती हैं। ठीक सर, आपने अभी एक लफ्ज यूज किया, ईगोइस्टिक। तो ये मुझे याद आ गया, इसमें कहा जाता है कि यार आप अगर ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हैं तो आपको ईगोइस्टिक होना पड़ेगा। तो इस पर आप क्या राय है? देखिए, ये जो बात है ना कि ग्रेटनेस, जब आप कहते हैं कि ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हैं तो ये होना पड़ेगा, ये इसमें पहले तो ग्रेटनेस को डिफाइन कर लेना चाहिए। यानी हम किस चीज़ को कह रहे हैं ग्रेटनेस। यानी कि अपनी फील्ड में टॉप पर जाना, एपिटमी तक जाना। अपनी फील्ड में टॉप पर जाने के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये कि आप ये जानें कि मैं एक कॉन्टिन्यूस लर्नर हूँ, एंड आई विल कीप लर्निंग। इसमें ईगो ईगो किधर से आएगी। ईगो तो इसके आगे रुकावट बनती जाएगी जितनी ज़्यादा आप ऐड करते जाएंगे। यानी व्हाट आई हैव फेल्ट, ये इसने जो जिम कॉलिंस ने भी किताबें लिखी हैं, और जिसमें इसने बड़े लीडर्स का जिक्र किया इस ज़माने के भी, पहले भी, तो उसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट सामने आती है वो ये कि उनकी एक कॉमन क्वालिटी जो उसने गुड टू ग्रेट में बयान की, वो तो यही थी कि ह्यूमिलिटी, दे आर ऑलवेज लर्निंग। ह्यूमिलिटी इज अ लर्नर माइंडसेट। ठीक है, ह्यूमिलिटी ये बताती है कि जो कुछ मुझे पता है वो मेरी एक इस वक्त की बेहतरीन मालूमात पर मबनी है। लेकिन इसमें लेकिन अपने इसमें अपने आप को जरा बताना कि आई एम नॉट ऑर्डिनरी। तो सर ह्यूमिलिटी से हटकर जरा थोड़ा सा अपने आप को एरोगेंस में रखना, ताकि एक वो आपको एक पुश मिले। ये जो बात है ना जी कि आपको ये बताने की जरूरत पेश आ रही है, ये खुद इस तरफ को लेके जा रही है बात, दैट अभी अभी वो चीज़ नहीं हुई। अगर आपको ये बताना पड़ रहा है कि दैट आई एम नॉट ऑर्डिनरी, या यू यू वांट टू एस्टैब्लिश इट टू अदर्स दैट आई एम नॉट ऑर्डिनरी, तो इसका मतलब है कि अभी नहीं हुआ। वो जो फराई साहब को कहा जाता है ना कि वो उन्होंने फरमाया कि जब जब ग्लास जो है, पैमाना जो है वो पूरा लबरेज हो जाएगा तो वो छलक पड़ेगा। यानी उसको छलकने का इंतज़ार कर लें, हमारा काम पैमाने को लबरेज करने की कोशिश करना है। इसके बाद दूसरे क्या समझेंगे, या मुझे ऑर्डिनरी जानेंगे या स्पेशल जानेंगे, ये उनकी नज़र का कमाल है। क्योंकि मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी में चला जाना है। तो इसलिए वट एवर देर इज़ फॉर मी, मेरे ख्याल में जो ग्रेटनेस है, जब इंसान इस जगह पे खड़ा हो जाए, तो ग्रेटनेस असल में ह्यूमिलिटी में है। ग्रेटनेस बंदगी में है। ग्रेटनेस सर्विट्यूड में है। यानी मैं जो कुछ कर सकता हूँ, मैंने कंट्रीब्यूट किया किया, उसको मैंने अपनी इस ह्यूमिलिटी के साथ कि जो कुछ किया वो भी कोई मेरी एबिलिटी नहीं थी, अल्लाह ताला की देन थी, उसकी तौफीक थी जो उसने मेरे से करवा लिया। मैं तो इस तरह से देखता हूँ जी, वेरी ऑनेस्टली। इसमें मैं इस तरह से देखता हूँ, और इस तरह से देखना एस्पायर भी करता हूँ। यानी होती है ये इसमें ऑनेस्टली, कई दफ़ा ये इस तरह की बात आ जाती है दिमाग में, दिल में, कि आदमी ये महसूस करता है कि यार शायद ये काम अच्छा किया है मैंने, बट ये भूल जाते हैं उस वक्त कि ये खुदा की तौफीक, और कितने कितने चांस एलिमेंट्स उसमें शामिल थे। किन किन चीज़ों से मैं एक्सपोज हो गया, क्या कौन कौन से असातिज़ा मिल गए, उसके नतीजे में इधर तक पहुंच सका। वो कोई मैंने प्लान तो नहीं किया हुआ था। ठीक, ये अगर जो हमने पिछले 3-4 मिनट की गुफ्तगू की है, इसको मैं एक मजीद रिफाइन करके एक जुमले में अगर आपके सामने रखूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर इस पे ये तनकीद की जाती है कि जो लोग एरोगेंट और आप कह लें जिनमें प्राइड होता है,
वो लोग जरा एम्बिशन रखते हैं, और जो आप बात कर रहे हैं बार बार कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तो ह्यूमिलिटी वाले लोग जरा एम्बिशन लेस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। एम्बिशन एम्बिशन लेस नहीं होते। देखिए, मैं तो अभी आपसे अर्ज किया कि एक हम्बल एक ह्यूमिलिटी का माइंडसेट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ लर्नर माइंडसेट। ठीक है। लर्नर माइंडसेट जो है वो एम्बिशन लेस नहीं होता। वो असल में सिर्फ ये कि इस तरफ से देख रहा होता है कि जो कुछ मिला है वो किसी की देन है, अपॉर्चुनिटीज भी किसी की देन है, वसाइल भी किसी की देन है, अब आपके पोटेंशियल्स भी किसी की देन है। यानी मैंने कुछ नहीं पैदा किया। ठीक है, मैंने तो सिर्फ उसमें मेहनत की है, और वो मेहनत जो मैं कर पाया हूँ वो भी असल में अपॉर्चुनिटी मिली है तो कर पाया हूँ। यानी जब मैं इस पहलू से अप्रोच करता हूँ, लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ता। यानी इसको ध्यान में रखिएगा, that this does not mean that I become, less ambitious. I want to, seriously, ये इस तरफ जो आप किताबें दिख रही हैं इस तरफ, these are all books जो मैंने रखी हुई हैं कि मैंने इनको अभी खत्म करना है, because I want to learn। ये जो एस्पेक्ट है कि आई एम नॉट अ रोल मॉडल, खुदा ना खास्ता, मेरा मतलब ये नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो आइडिया है वो इट इज़ अबाउट एन एम्बिशन टू लर्न टू बिकम बेटर, whatever you are doing. And the way to get better is to become a learner. And to become a learner, you need to have a humble mindset। मैं ये कह रहा हूँ जी, कनेक्शन ये है। यानी आप अगर अपनी अपनी फील्ड की एपिटमी में पहुंचना चाहते हैं, तो यूं समझ लें कि आपको अगर ये ख्याल होगा, मिसाल के तौर पर, यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क एज एन एंकर पर्सन। ठीक है। यू वांट टू डेवलप इनटू अ वर्ल्ड क्लास एंकर, और आपको मसला ये कि मैं इससे क्यों सीखूं, ये तो अभी आया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने लिए सीखने के दरवाजे महदूद करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। गो टू अप्रोच एवरी पर्सन दैट यू थिंक यू कैन लर्न फ्रॉम, एवरी वन। ठीक। जब आपको ये ख्याल होगा कि उसने मेरे साथ मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया इसलिए मैं उसके पास क्यों जाऊं, तो आपकी ईगो हाई ला रही है, कर रही है इस लर्निंग में। तो उस ह्यूमिलिटी को मेंटेन करना है मुझे, जिसके नतीजे में लर्निंग के दरवाजे खुलते रहें, और एज अ रिजल्ट यू विल अचीव दी एपिटमी वेरेवर। जिधर तक अल्लाह ताला ने हम सबको ज़ाहिर पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, उसके लिहाज से हम अपनी अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे, अगर ये हम्बल माइंडसेट नहीं होगा, जिसके नतीजे में लर्निंग माइंडसेट नहीं होगा, तो आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। देखिए, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल आती है, अमेरिकन जो मैनेजमेंट लिटरेचर है ना, उसमें क्राइसलर का जो हेड था ना, ली आयाकोका, उसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है। और इसने जिम कॉलिंस ने भी उसको बड़ा, उसकी पूरी किताब थी, वाइल ही वाज द हेड ऑफ सीईओ ऑफ क्राइसलर। तो उसने अपने ऊपर भी एक किताब लिखी थी आयाकोका के नाम से, बड़ी मशहूर हुई थी उस जमाने में। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बिग लीडर, लेकिन आज उसके ऊपर, उसकी एरोगेंस के ऊपर, और उसकी अपने ऊपर स्पेंड, अपने सेल्फ सेंटर्ड होने के ऊपर, ईगोइस्टिक होने के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, इसलिए कि उससे बहुत बड़े लीडर्स पैदा हुए जिनका नाम हम उतना नहीं जानते। ठीक है। हम जितना फिरौन को जानते हैं, उतना मिसाल के तौर पर वो जो सूरह मोमिन में जिस मोमिन का जिक्र है उसको तो नहीं जानते। ठीक है। वो तो पोजीशन है जो अल्लाह ताला ने देनी है। असल में मसला जो है वो ये कि आपकी सेल्फ वर्थ, अगेन अगर तो ये है क्राइटेरियन, तो फिर सेल्फ वर्थ की डेफिनेशन अंदर गलत हो गई है। यानी हम असल में इसलिए नहीं काम करते कि वी शुड बिकम नोन, इसलिए नहीं अप्रोच करते एपिटमी को। जब आप एपिटमी पे पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये नहीं होता मसला कि नाउ द वर्ल्ड विल नो मी। नो, आई विल बिकम बेटर, वेदर द वर्ल्ड नोज यू और नॉट, ये खुदा की देन है। अगर टारगेट वो हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही गलती हो जाएगी जैसे पर्सनालिटी एथिक्स पे फोकस करने से गलती हो जाती है। फिर आप उसके शॉर्टकट्स भी निकाल लेंगे, इसको इस अपनी प्रमोशन शुरू कर देंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ऑल दोज थिंग्स दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ एरोगेंस, अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, इस तरफ ले जाती हैं चीज़ें। ठीक सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ हमें समझाया। अब बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं, और मैं कुछ आपके सामने जो हमारे मुआशरे में, कल्चर में, या
हमारे अंदर इंफरादी तौर पर जो एरोगेंस की फॉर्म्स पाई जाती हैं उन पे हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सटल फेसेस ऑफ एरोगेंस, जो हमें लगता नहीं है कि एरोगेंस है लेकिन वो होती हैं। जैसे आपने अभी हमें प्राइड और एरोगेंस को समझाते हुए आपने कहा कि प्राइड एक न्यूट्रल चीज है जो किसी भी तरफ टिल्ट कर सकती है। और उसमें आपने एग्जांपल दी कि कैसे मेरे बच्चे अगर ऑनेस्ट हैं तो मैं जरा थोड़ा प्राउड फील करूंगा। तो इसमें अब इसको मैं इंफरादी तौर पे अगर कुछ इसको लागू करूं, इम्प्लीमेंट करके देखें कि अक्सर हम लोग अपनी पायसनेस को, अपनी विर्च्यूज पे, उस पे भी एरोगेंट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने ऑनेस्टी की बात की, तो कहीं कहीं मैं ये सोचने लग पड़ता हूँ यार मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ बाकियों के मुकाबले में। तो ये भी एक एरोगेंस की फॉर्म है। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। और अल्लाह ताला ये इस तरह आप जैसे साथी जब आकर इस तरह की बात करें तो आदमी को इसका मौका मिल जाता है गौर करने का कि वाकई इससे बहुत बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है इससे। इसलिए क्योंकि एज सुन एज यू थिंक दैट यू हैव बिकम पायस, तो असल में आप दूसरे के बारे में जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका सारा फोकस वो बन जाता है जिसको हजरत मसीह ने कहा है कि तुम अपने भाई की आंख का तिनका तो देख लेते हो, अपनी आंख का शतीर तुम मिस कर जाते हो। ठीक है। यानी वो जो एस्पेक्ट है वो इंसान के अंदर इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो आउटवर्ड फोकस हो जाता है। जब वो ये रास्ता इख्तियार करता है तो उसको झूठे नजर आने लग पड़ते हैं। उसको ये नहीं नजर आ रहा होता कि मैं खुद कितनी दफा झूठ बोल चुका हूँ और अभी भी बोल देता हूँ। ठीक है। मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश में जैसे ही मैं लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। आई बिकम द परफेक्ट मॉडल ऑफ ऑनेस्टी और व्हाट। अल्लाह ताला इससे बहुत बचाए जी, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और इसमें ये जो बात आपने की कि हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो वो एक बात होगी कि हम भी गुनाहगार हैं, तो सिनर्स जजिंग सिनर्स फॉर सिनिंग डिफरेंटली। राइट, राइट। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी मस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ। अल्लाह ताला इसको हम सबको इससे बहुत बचाए जी। यानी अपने ऊपर फोकस करें क्योंकि सारी दुनिया भी जहन्नुम में चली गई तो आपको फिर भी उतना ही मसला होगा। ठीक है जी। यानी वी हैव टू बी आंसरेबल फॉर व्हाट वी आर डूइंग कॉन्टिन्यूसली every day, every moment, and we don't know unless we remain conscious of what we are doing। इसका बहुत इम्कान है कि अगले कदम पर फिसल जाएं। इसलिए इससे अल्लाह ताला की तौफीक भी मांगे, अल्लाह ताला से वो नज़र भी मांगे जो अपने ऊपर गौर करने को ज़्यादा तरजीह दे हमेशा। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, मैं इसकी मिसाल आमतौर पर फिजिकली देता हूँ कि इंसान अपना चेहरा कभी नहीं देख पाता। इस दुनिया में वाहिद चेहरा जो कभी नहीं आप देख सकते, आपके अंदर ये पोटेंशियल ही नहीं रखा गया, वो अपना चेहरा है। आपको उसके लिए एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल टूल चाहिए कि जो रिफ्लेक्ट करके आपको बताए कि ये है मेरा चेहरा। ठीक है। इसी तरीके पर इंसान एक झगड़े में अपना रोल नहीं देख पाता। किसी किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी इशू में, किसी आर्गुमेंट में, मैं ये नहीं मैं मुझे ये तो बड़ी अच्छी तरह याद रहता है कि डॉक्टर उमर ने मेरे साथ किस तरह बात की थी। मैं ये भूल जाता हूँ कि मैंने कितने तौहीन आमेज तरीके से बात की थी, ये बिल्कुल भूल जाता हूँ। मेरी एक नज़र का फेरना जो है एक ख़ास तरीके पर, वो दूसरे को कितनी तकलीफ दे देता है, आई जस्ट टोटली मिस इट। लेकिन मैं उसकी बड़ी नोट कर रहा हूँ इसलिए मुझे वो दिख रहा होता है। आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। इसलिए अल्लाह ताला इस चीज़ की तौफीक दे दे हमें कि हम अपने आप को बेहतर करने की नज़र रख पैदा कर लें अपने अंदर। इसलिए उनके बाकी सब लोगों के ऊपर मैं इन्फ्लुएंस तो कर सकता हूँ, मैं उन पे तनकीद कर लूँ, मैं उन पे उनको मोहब्बत से बुला लूँ, जो मर्जी करूँ। मेरा सिर्फ एक रोल है दूसरों की ज़िंदगी में, एंड दैट इज़ इन्फ्लुएंस। अगर वो आया मेरे पास तो अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बदल नहीं सकता। देर इज़ ओनली वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड whom आई हैव फुल कंट्रोल ओवर चेंजिंग, और वो भी खुदा की तौफीक से, वो भी उसके कानून के तहत तौफीक मिलती है तो होगा। तो इसलिए उस चीज़ को कभी फरामोश ना होने दें कि माई आईज शुड बी वॉचिंग मी, नोबडी एल्स। मेरी प्रॉब्लम है ये। और इसमें ये भी कि हम ये नजर भी रखें कि जिसको हम जज कर रहे हैं उसके गुनाहों की बेस पर वो शायद बख्शा जाए, और जिस अब हम अपनी नेकियों पर जो तकब्बुर कर रहे हैं उसकी बेस पे हम पकड़े जाएं। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि यानी इट इज़ नॉट अबाउट कि अमल क्या हो रहा है सीरियसली। अल्लाह ताला यानी जब आपको मालूम हो गया, जब आपको पता है, जब आप मज़हब में आ गए हैं, अब आपको सब कुछ मिल गया है,
और आपने उसको तस्लीम कर लिया है, अब तो एक अमल का भी मामला हो गया। लेकिन वो अमल भी, देखिए, अच्छा अमल काबिल कबूल कैसे होगा? जिस तक उसके अंदर तकवा होगा, तकवा तो आप भी कॉन्टिन्यूसली पैदा कर रहे हैं, एंड इट्स कॉन्टिन्यूसली गोइंग अप एंड डाउन। यानी गॉड कॉन्शियसनेस जो है, मेरी दिल की गॉड कॉन्शियसनेस, वो ऐसा नहीं कि मैंने कल जिधर रात को सोते हुए मैंने अपनी गॉड कॉन्शियसनेस को रखा हुआ था, उधर ही से सुबह शुरू होती है। नो, आई हैव टू कीप इट अप। मुझे इसमें कॉन्शियस होऊंगा तो मैं कॉन्शियसनेस पैदा होगी। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने कॉन्शियसनेस अचीव कर लिया तो बस अब वो हो गया, अब सारी जिंदगी के लिए बस दैट्स इट। दैट इज नॉट माई ओपिनियन। ठीक है जी, मेरी वो ऐसा नहीं कि आदमी को निर्वाणा अचीव कर लेगा तो हो गया, खत्म हो गई बात। ठीक है जी। नाउ एक यूजलेस चीज है क्योंकि निर्वाणा तो अचीव हो गया। दैट इज नॉट व्हाट आई टेक एज माय ओपिनियन। मेरी राय ये है कि इंसान एक कॉन्टिन्यूअस टिल डेथ बैटल में है, कि जिसमें उसने अपने आप को बेहतर करना है। और अगर उसको ये दिखना बंद हो गया है कि मेरे अंदर कोई बेहतरी का गुंजाइश है, तो फिर ये भी एक सटल इंडिकेटर ऑफ एरोगेंस है। ठीक सर, एक और फॉर्म ऑफ एरोगेंस में बात करना चाहूंगा कि जो हम आजकल लगता है कि नहीं है बिल्कुल भी, वो होता है कि इल्म का तकब्बुर। इंसान के पास जैसे थोड़ा सा नॉलेज आता है तो वो समझता है आई नो इट ऑल, मुझे अब सब कुछ मालूम हो गया है। जितना कम इल्म होता है उतना इंसान को ये ज्यादा ख्याल होता है। तो ये जो इल्म की वजह से तकब्बुर आ जाता है, इस पर कैसे चेक रखा जाए? देखिए, एक तो ये कि जो कुछ भी है आपके पास, ये जितनी भी चीज़ें दुनिया में वैल्यू की जाती है ना जी, जैसे मिसाल के तौर पे दौलत है, इल्म है, स्टेटस है, सोशल स्टैंडिंग है, रिप्यूट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, या कितने लोग आपको जानते हैं, हाउ मेनी पीपल यू हैव हु फॉलो यू, इस तरह की चीज़ें। आप तो नए नए स्टैंडर्ड भी आ रहे हैं। तो इसके बारे में ये जान लें बड़ी अच्छी तरह से, दैट वट एवर यू हैव अचीव्ड, अगर तो ये सिर्फ आपके हाथ की कमाई है ना, टोटली जो कुछ आपने हासिल कर लिया है, तो फिर तो कोई फेयर होना ही नहीं चाहिए कभी। इसलिए क्योंकि यू कैन डू इट अगेन। यानी आपने अगर, बट इफ यू थिंक, चाहे वो इल्म है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो स्टेटस है, उसमें बहुत कुछ आपको चांस एलिमेंट्स मिले हैं, जो कि मिसाल के तौर पर मुझे नहीं मिले या मुझे मिले हैं जो आपको नहीं मिले, जिसकी वजह से मेरी और आपकी डेस्टिनी और हम लोगों की जो वो जो चीज़ें हैं जिस पर एरोगेंस हो सकती है, वो डिफरेंट हो गई, स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो, लेवल्स डिफरेंट हो। तो अगर ये चीज़ है तो फिर इसका मतलब है कि इसको समझ लेना कि ये जो कुछ हासिल हुआ है, ये असल में मेरी टोटली मेरे हाथ की कमाई नहीं थी, जिस तरह की मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है। ठीक है, इट इट मैनी पीपल हैड अ रोल टू प्ले इन दैट, मैनी चांसेस वर गिवन टू मी। ठीक है, मैंने बहुत सारे चांसेस से फ़ायदा उठा सका, बहुत सारे चांसेस से मैं फ़ायदा नहीं उठा सका जिससे आपने उठा लिया, जो आपकी ज़िंदगी में आए। यानी ये जब आप समझने लग पड़ते हैं कि इट इज़ नॉट, ये ज़िंदगी मैंने प्लान नहीं की हुई, एक्चुअली नहीं की हुई। मैं आपको कल ही मैं किसी से ये बात कर रहा था कि जब मैं एमबीए में मैंने एडमिशन लिया, बीकॉम कंप्लीट हुआ और एमबीए में एडमिशन लिया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑब्वियसली साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट था। और मैं उससे सख्त वो हुआ कि यार क्या यार, साइकोलॉजी साइकोलॉजी की पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। यानी ये अप्रोच थी। मैं जब एफए मैंने पास किया, और लाहौर बोर्ड में, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं कोई, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट सीरियसली इन माय ओन आइज। लाहौर बोर्ड में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, और उसमें मुझे जो उर्दू में मेरे नंबर थे वो बेयरली मिनिमम नंबर थे। अब आप देखें क्या होता है। यानी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की टीचर मुझे साइकोलॉजी का शौक पैदा कर, मुझे इंसान को समझने का शौक, एक एक सीड अड़ गया उसके अंदर। ये सीड आकर जिस वक्त मैं मजहब पढ़ना शुरू किया, अपने ऊपर गौर करना शुरू किया, तो वो वापस उस सीड में एक जान पड़नी शुरू हो गई, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इंसान क्यों इस तरह बिहेव करता है। अब देखिए किस तरह हो रहा है, किस तरह से जिंदगी जो है वो कनेक्ट करती है। ठीक है, मैं उर्दू का बिल्कुल कोई शौक नहीं रखता था, यहाँ पर आया, एक माहौल मिला जावेद साहब के यहाँ, जावेद गामदी साहब के यहाँ। और जब वो माहौल मिला, वो चूंकि इशराक उस वक्त निकला करता था, और ये मेरी एक एस्पिरेशन थी कि मैं इशराक में लिखने के काबिल हो जाऊं। उर्दू में तो बेयरली पास था मैं एफए में, और बड़ा खुशी मनाई थी जब पता चला था कि एफए के बाद उर्दू नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बाद उर्दू पढ़नी शुरू की, और अपने शौक से पढ़नी शुरू की। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल भी हो गया कि इशराक में लिखने लग पड़ा, और तो उसका एडिटर भी बन गया एक जमाने में। तो वट एवर
अपॉर्चुनिटीज कम योर वे, उसके नतीजे में आपके पोटेंशियल्स निखरते हैं। वो ना मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज तो निखर नहीं सकते थे। यानी ये है जो समझने की। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुझे मिली है, बहुत लोगों को मिलती हैं, बहुत लोगों को। आज अगर इस पे गौर करेंगे तो आपको अपनी जिंदगी की, यू कैन इजीली कनेक्ट द डॉट्स। यू हैव 6x6 साइट लुकिंग बैकवर्ड्स बट नॉट इन द प्रेजेंट। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पता चले किस तरह से आप मेडिकल प्रोफेशन में आ गए, किस तरह से हुआ, किस तरह से लोग आपको अच्छे मिल गए। ये सब कुछ जो था ये आप प्लान नहीं कर सकते थे। सो थिंक अबाउट इट। तो इल्म का मामला भी यही है। यानी जो कुछ मिला है वो, उसमें बहुत सारे लोगों की बात पीछे शामिल है। वो उसको जब न्यूटन से कहा गया था ना, न्यूटन ही था मेरा ख्याल है जिससे जब कहा गया था कि तुमने बड़ा काम किया, तो उसने कहा था कि आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। अब अगरचे न्यूटन की कुछ कुछ जगहों पर ईगो भी बड़ी सामने आती है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है एक इल्म के मैदान में काम करने वाले एक बड़े आदमी की, मेरा ख्याल है इसको अपने लिए रोल मॉडल बनाना चाहिए। जो कुछ मिला है, जो कुछ मिला है, वी हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। ठीक है, और फिर हम इधर तक देख देख पा रहे हैं, वरना नहीं देख पाते। तो इस चीज़ को याद रखना है हमेशा कि मैं, मुझे जो कुछ है, जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं अपने अंदर ना तो रोक सकता हूँ, आई कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डीजेनरेटिंग। वेरी सून दे विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग। ठीक है जी, आई हैव टू बी केयरफुल, और उसके लिए दुआ करते रहनी चाहिए। रोक भी नहीं सकता हूँ, और ना मैंने हासिल खुद की हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मैंने उसमें, इतना रोल है मेरा, और इसका अजर दे दिया देखिए अल्लाह ताला ने। अगर मैंने मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने उसकी कॉन्सिक्वेंस में वो बेहतरी कर दी है। और ये इल्म का तकब्बुर और लर्नर माइंडसेट एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, और ना ही फिर इंसान अपने एब्सोल्युटली आप को नॉट। इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कर सकते जी। यानी तकब्बर और लर्नर माइंडसेट, आप किसी भी चीज़ में, वेदर यू आर स्किलफुल वर्कर, मतलब अगर आप दीवार की ईंटें ही लगाना सीखना चाहते हैं तो लर्नर माइंडसेट होना ज़रूरी चाहिए। तभी आप एक्सपर्टीज की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। तो ठीक। तकब्बर तो असल में वो माइंडसेट ही चेंज कर देता है ना। ठीक सर, अब हम एक और फॉर्म की बात करेंगे, एरोगेंस और प्राइड, जिसमें आप देखते हैं कि जो भी चीज इंसान के पास होती है, या वेल्थ हो गई या ब्यूटी हो गई, तो वो उसको शो ऑफ करने की कोशिश करता है। खास करके आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा कल्चर है ना, कि अगर किसी के पास दौलत आ जाती है तो वो एक बड़ी गाड़ी खरीदेगा, पीछे एक और डाला होगा, उस पे कुछ गार्ड्स बैठे होंगे, तो फिर वो एक रील्स लगेंगी। और फिर इसी तरह आपकी शादियों पे जाए तो वहां पैसा उड़ाया जा रहा होगा। तो ये जो कुछ इंसान के पास होता है, तो वो चाहता है कि अब ये चीज मेरे पास आ गई है और मैं लोगों को दिखाऊं कि मैंने ये चीज हासिल कर ली है। तो ये वाला जो शो ऑफ कल्चर हमारे यहाँ है। ये तो क्लियरली जी, ये तो सटल भी नहीं है। ये तो काफी ओपन इंडिकेटर ऑफ एरोगेंस है। यानी इस अपने आप को, अपने बड़ाई को जाहिर करना, एस्टेब्लिश करना, कोशिश करना कि दूसरों को दिखाया जाए, ये ये कोई बहुत बहुत डिग्निफाइड तरीका नहीं है। यानी वुड यू लाइक, यूं समझ लें कि क्या आपको दूसरों को ऐसा करता हुआ देख के अच्छा लगता है? आपको ठीक लगता है कि जब नहीं लगता तो फिर अपने लिए भी अडॉप्ट ना करें। एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरियन ये है। यानी अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है उसको उसकी शुक्रगुजारी में लगाएं, उसकी उसकी इनायतों की को रिकग्नाइज करते हुए दूसरों के लिए कोई कर सकते हैं काम करें। अपनी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन छोड़ जाए। देखिए, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मुझे याद नहीं है, आई एम नॉट, इसको मुझे याद पड़ता है स्टीवन कवी ने इसको कोट किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि सम, बहरहाल कोई भी था, ये बात बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि उसने कहा कि तुम्हारे मरने के चंद साल के बाद लोगों को ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे पास गाड़ी क्या थी, तुम किस घर में रहते थे, तुम किस जगह पे रहते थे। शायद तुम्हारी कब्र भी याद ना रहे कि किधर तुम दफनाए गए हो। और ये बात कि तुम्हारे पास बैंक में कितने पैसे थे जब तुम मरे थे और जब तुम काम कर रहे थे, नोबडी विल इवन बॉदर दैट। लेकिन अगर उनकी जिंदगियों में कोई कंट्रीब्यूशन होगी तो वो कभी नहीं भूलेंगे। सो जस्ट डिटरमिन फॉर योर सेल्फ कि आप असल में अपनी क्या चीज़ छोड़ के जा रहे हैं। what is it that you will leave behind, because you are definitely going to leave behind something. Either people will say कि चलो शुक्र है यार
गया मगरों लता। और या फिर वो कह रहे होंगे कि यार एक इंसान था जिसको देखकर तो खुशी होती है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे दे कि हम इस जगह पहुंच सके। आई थिंक दैट इज द आइडियल। अगर वो है तो फिर ये चीज़ें क्या करनी है? यानी क्यों दिखाना है किसी को कि हम, हमारे पास कितना पैसा है? इसके नतीजे में हम क्या चीज़ हासिल करेंगे? आपको कैसा लगेगा कि जिस वक्त आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो और आगे से पता चले कि जो जिसको दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास तुमसे कोई 50 गुना ज्यादा है। यानी, और वो, लेट्स लेट्स कम एंड मैच विद मी, मेरे साथ कॉम्पीट करना है तो कर लो। तो दिस इज समथिंग विच, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जी। आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ गुड फाइट टू फाइट। ठीक। एक और सटल फॉर्म की तरफ ही वापस चलते हैं सर। उसमें ये होता है कि हम, इंसान जरा थोड़ा रूड हो जाता है, और आपने अक्सर भी सुना होगा कि यार मैं तो बस जो बात मेरे दिल में होती है मैं तुझे सच कहता हूँ। यानी कि वो उन लोगों में एम्पैथी लैक कर रहे होते हैं, और वो ये नहीं देख रहे होते कि हमारे अल्फाज दूसरे के यहाँ जाके कैसे लैंड करेंगे। तो उसमें जरा रूडनेस उनके यहाँ आ जाती है, और ये काइंड ऑफ एरोगेंसी होती है। उसमें वो देख रहे होते हैं बस, केयर फ्री उनका एक होता है पोटेंशियल, कि बस जो भी कहना है बस कह दो यार, आई डोंट केयर। राइट। ये भी आपने जो अभी पहले बात फरमाई थी ना, राइचियसनेस की एरोगेंस, ये भी उसी का एक शाखसाना होता है जी। यानी ये बात कि मैं तो जो बात करनी होती है कर देता हूँ, ये जिस तरह के नहीं, आदमी को अल्लाह ताला ने जो जिस आजमाइश में डाला है उसने ठीक बात भी करनी है और इस तरह करनी है कि दूसरे के दिल में उतरे। यानी मकसद बात करने का क्या है, इसको पहले सोच लेना चाहिए बड़ी अच्छी तरह से। अपने अपनी बात करने, मुंह खोलने से पहले ये याद करना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं कोई अदालत हूँ जिसने मुझे एक काजी की हैसियत से फैसला देना है? मैं किसी तक बात पहुंचाना चाहता हूँ, मैं किसी की इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं अपनी बड़ाई बयान करना चाहता हूँ? देखिए, जैसे ही आप इस पे गौर करना शुरू करेंगे ना कि व्हाई डू आई वांट टू से दिस, व्हाई डू आई वांट टू एस्टेब्लिश दिस, तो वन ऑफ द रीजंस दैट यू माइट फाइंड इज दैट आई वांट टू एस्टेब्लिश दैट आई एम अ बेटर पर्सन। और अगर ये बात होगी तो इसके अंदर फिर वो वाकई एक इंडिकेटर ऑफ एरोगेंस हो जाएगा। यानी मुझे ये बात इसलिए करनी है, मुंह इसलिए खोलना है ताकि दूसरे की इस्लाह हो सके, मेरी अगर कोई गलती है तो वाज़ेह हो सके। तो फिर मैं इस तरह से उससे बात करूंगा ना कि वो मुझे इस जगह पे खड़ा हो कि मेरे से बात करे आगे। मैं उसको रुस्वा करने के लिए तो नहीं करूंगा। मैं एक सच को उसके थप्पड़ की तरह उसके मुंह पे तो नहीं मार दूंगा। यानी वी हैव टू टेल द ट्रूथ, दैट इज ट्रू, बट वी हैव टू टेल द ट्रूथ टू ह्यूमन बीइंग्स, जो कि जिनके अंदर दिल है, जिनके अंदर सेंसिटिविटीज हैं, जिनको तकलीफ होती है जिस वक्त उनके साथ बुराई की जाए, जिस वक्त उनको रुस्वा किया जाए। हम रुस्वा करने के लिए नहीं निकलेंगे। और इसके अंदर भी जिस वक्त आप रुस्वा कर रहे होते हैं तो इसके अंदर भी एक लेवल ऑफ एरोगेंस होती है जी। मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस वक्त भी ये ख्याल आए कि मुझे इस बंदे की गलती ज़रा बता देनी चाहिए लोगों को, यानी लोगों की इसकी गलती सामने आ जानी चाहिए, तो इसको जेहन में रखें कि कितनी गलतियां ऐसी हैं अभी मेरी की जिन पर अल्लाह ताला ने पर्दे डाले हुए हैं, जो अगर सामने आ जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो इसलिए अल्लाह ताला से इस ह्यूमिलिटी ही के साथ मामला, यानी इंसानों के साथ इस ह्यूमिलिटी ही के साथ मामला किया जाए कि वो भी इंसान है, गलती हो जाती है। तो सच बोलना ज़रूरी नहीं कि आदमी सच इस तरह बोले कि उसने मुंह पे ठुड्डा मार दिया, यानी कि अगले के अंदर कोई चीज़ ही बाकी ना रहे। नहीं, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी शुड ट्रीट देम एज सेंसिटिव पीपल। ठीक सर, आखिरी फॉर्म ऑफ एरोगेंस पे मैं चाहूंगा कि हम बात करें, वो ये कि लोग जब हमें हमारी गलतियां बताते हैं तो हम जरा कहते हैं उस शख्स को अवॉइड ही करना शुरू कर देते हैं कि यार ये मुझे मेरी गलतियां ना बताया करो, बस आई एम ओके वेयर आई एम। तो ये भी काइंड ऑफ एक एरोगेंसी होती है कि इंसान समझता है कि यार हाउ कैन आई बी रॉन्ग, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। सही बात है जी। बस ये जिस वक्त ऐसा होता है ना जी, तो इसका मतलब है कि वो कुछ चीज़ें बेसिस में मिसिंग हैं। हमारे एक दोस्त हैं, महबूब उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, रफ़ी मुफ्ती साहब। उन्होंने एक दफ़ा ये फरमाया, आई थिंक आई रिमेम्बर, मैं तो बैठा ही हुआ था, पता नहीं और कोई था या नहीं। उन्होंने कहा कि इंसान किसी की ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना, वो सबसे बड़ी दो ही हैं। एक है उसके लिए दुआ करना और दूसरा है अच्छी तनकीद।
यानी जिस वक्त आप किसी को तनकीद देते हैं तो यू ओपन अप अ डोर फॉर इम्प्रूवमेंट। दुआ तो अल्लाह से मदद उसके लिए मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको कोई कुछ दे दे, कोई कोई बेहतरी पैदा कर दे इसमें। लेकिन आप जिस वक्त तनकीद के लिए अपने दिल को खुला कर लेते हैं तो इसमें, और देखिए अगेन इट कैन ओनली हैपन विद अ लर्नर माइंडसेट। इट कैन नॉट हैपन विद एन ईगोइस्टिक और एन एरोगेंट माइंडसेट। ये हो नहीं सकता। जिस आदमी ने ये समझ लिया कि मैं तो बड़ा हूँ, वो आपकी बात क्यों सुनेगा कि तुम्हारे अंदर ये गलती है। उसको तो अब कोई उससे बड़ा बताएगा आके तो फिर उसको समझ में आएगी बात, यानी जिस जो उसकी नज़र में उससे बड़ा है। तो इल्म के मामले में ये समझ लें कि एवरीबडी हैज एन अपॉर्चुनिटी एंड अ पोटेंशियल टू टेल मी समथिंग। आई माइट बी द बेस्ट इन समथिंग बट स्टिल उस फील्ड का जो नॉविस होगा ना, जो बिल्कुल स्टार्टर होगा, उसके अंदर भी ये पोटेंशियल हो सकता है कि कोई मेरी ऐसी गलती जो मेरे से छुपी रह गई हो वो मुझे बता सकता है। तो इस चीज़ को अगर मैं समझ लेता हूँ तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट favors that you can get in this world from another human being is good criticism, और मे बी a critical thought, कि जो आपकी किसी चीज़ के हवाले से वो आपके साथ शेयर कर दे। और उसमें जो लर्नर माइंडसेट होगा, क्योंकि इंसान के अंदर ये चीज़, ये एक बड़े नेचुरल टेंडेंसी होती है जिस जगह पे वो खड़ा है ना, उसको ठीक समझने की, और ये ठीक है, ये ऐसा ही होगा भी। एवरीबडी वेर एवर यू आर स्टैंडिंग वुड जनरली फील कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो ठीक है, मेरी राय ठीक है। चुनाचे इसमें एक बड़ी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब मैं उस राय के खिलाफ आपसे बात करूं या डायरेक्टली आपको बताऊं कि देखें डॉक्टर साहब, इसमें ये मेरा ख्याल है कि कुछ गलती हो रही है, तो आप उस राय की डिफेंस पे आते हैं। यानी यू थिंक दैट इट शुड बी डिफेंडेड बिकॉज आपने किसी रीजन पे अडॉप्ट की हुई है। वो जो भी रीजन है, इस वक्त हम उस पे नहीं जाते। मेरी इस मामले में सजेशन, और ये मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी कभी कोई आदमी आपको फीडबैक दे, देखें दोनों चीजें हैं। आपको फीडबैक दे रहा है तो एक काम तो ये करें कि आपने ये फैसला कर लिया है कि मैंने इसका जवाब नहीं देना, बिल्कुल मैंने सिर्फ बात को सुननी है, सुनना है। मैं एक लफ्ज भी जवाबन नहीं बोलना, मैंने सिर्फ बात को सुनना है, उसको नोट करना है। जो बात समझ नहीं आएगी उससे मैं उसकी क्लैरिफिकेशन भी लूंगा। ठीक है। वो कह रहे हैं आप रूड हो जाते हैं किसी वक्त, तो मैं उससे ये क्लैरिफिकेशन ले सकता हूँ, यार आप प्लीज़ मुझे अगर इतनी हेल्प कर दें, जस्ट फॉर मी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसको ज़्यादा मैं पिक्चर कर सकूँ कि कब ऐसा हुआ, ताकि मैं समझ लूँ कि आप रूट की क्या मुराद है। बट डोंट डिफेंड योर सेल्फ। असल में उस वक्त ये हुआ था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, लेट हो गया था, और उस वक्त ये यू डोंट हैव टू डू दैट। इस मीटिंग में तो सिंपली आप छोड़ दें, मैंने जवाब देना है। नंबर टू, आपने ये करना है कि उसको इस पर फॉलो अप करना है। ठीक है, आपने ये बताना है, इस पर सीरियसली गौर करें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी आई है अल्लाह ताला की तरफ से। किसी ने आपसे ये जो शेयर की है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है इसको ठीक करने की। आपने उसको इस पे गौर करके उसको फॉलो अप करें कि आपकी ये जो बातें थी इन तक मैं हो गया हूँ, इस पर अभी मुझे इत्मीनान नहीं है, मैं इस पर अभी मजीद गौर करूंगा। यू नो ये आप शेयर करें। दिस विल इनकरेज अदर्स टू हेल्प यू, दे विल। और यकीन करें आप कि इसके नतीजे में आप छोटे नहीं होंगे। यानी आपके साथ अगर कोई ये मामला होगा तो ये छोटा नहीं बनाएगा आपको किसी की नज़रों में, ये बात यकीन करें आपकी नहीं होगी। नंबर दो, वो सिचुएशन होती है जिधर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। जब मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो एक तो उसका मैं ये रूल बताता हूँ कि नेवर एवर स्टार्ट ऑफ। ठीक है। मैं आपसे मिला हूँ, आप मेरे पास आए हैं और मैंने क्रिटिसिज्म अपना शुरू कर दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपने उसको पहले तो इन्फॉर्म करना है कि देखिए मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जब भी आपके पास टाइम हो। यानी एक आदमी फारिग बैठा है तो हो सकता है मैं समझूं कि अच्छा ये फारिग है, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, वो फारिग नहीं है, हो सकता है वो मेंटली ऑक्यूपाइड हो। इसके नतीजे में बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है। आपने उसको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि मैंने किस चीज़ के बारे में बात करनी है, और मैं उसकी सहूलत पर टाइम मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। ये आपकी खैरखाई का तकाज़ा है, ताकि वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। नंबर दो, आपने उसकी बात को समझना है पहले। ठीक है। समझने का मतलब ये है दैट यू विल नॉट जस्ट टेल कि आपने ये गलत किया। आप ये उससे पूछें कि आप ये जब कर रहे थे तो आप क्या समझ रहे थे कि कैसे होना चाहिए, व्हाट वाज योर टारगेट, व्हाट वाज योर पर्पस। मे बी उसका पर्पस ही कुछ और हो। तो पहले बात को समझना है और फिर अपनी राय जो है, अक्सर औकात ये होगा कि आप जब इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे ना तो वो जो तनकीद है वो वैसे ही खत्म हो जाएगी बहुत सारी।
तो इसलिए आई थिंक दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स कि अप्रोच करें, जब कोई आप पे तनकीद कर रहा है, जब आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि तनकीद ऐसे ही नहीं शुरू करनी चाहिए, कभी भी नहीं शुरू करनी चाहिए। इसके नतीजे में पीपल आर टेकन ऑफ गार्ड, और एक अच्छा खासा डिग्निफाइड आदमी भी जो है वो काम का अपने ऊपर अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में पड़ जाता है। अरे बड़ी खूबी से आपने हमें दोनों साइड्स समझाई कि किस तरह क्रिटिसिज्म को लें और किस तरह क्रिटिसाइज करें। और जिस किस तरह क्रिटिसिज्म को लें, इस शख्स को भी ये देखना चाहिए कि यार नो वन इज परफेक्ट। क्या हो गया अगर कोई। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक सर, हमने गुफ्तगू का आगाज सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम और ईगो से किया था, तो हम इख्तिताम भी ईगो पर ही करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ईगो की एक फॉर्म जो कि मुझे लगता है बड़ी खतरनाक हो जाती है, वो है कि रिश्तों में अना का आ जाना। ईगो इन रिलेशनशिप्स। क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इनमें, हाँ, दो लोगों की ईगो क्लैश हो रही होती है। तो ये जो होता है कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, तो एक इंसान सोचता है कि यार अब मैं कैसे माजरत करूं या मैं कैसे आगे बढ़ के चीजों को लेट गो कर दूं, इसमें तो जरा मेरी अना को ठेस पहुंचेगी। तो इस सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक चीज़ को मैं मेरी राय तो बिल्कुल आप जानते हैं कि मैं चाहूँगा कि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तो मैं इसके बारे में आपको एक क्लू बताना चाहूँगा सारे सुनने वालों को कि इसमें करना क्या हो, ये प्रॉब्लम क्यों होती है। यानी आपकी जिंदगी में हम बेलमूम जब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो बजाय इसके कि हमें गाइडेंस इस वक्त की ज़रूरत और इस वक्त के ऊपर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है उससे पैदा हो, हम या माजी से गाइड हो रहे होते हैं कि पीछे क्या हुआ था, और या उसके मुस्तकबिल के कॉन्सिक्वेंसेस में चले जाते हैं। यानी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों हम एक ग्रुप में सूरह बकरा का वो जो हिस्सा है जिसमें कि बनी इसराइल से आगाज़ हो रहा है बात करने का, उस पर बात हो रही थी। यानी अल्लाह ताला ने जो जो वजह है बनी इसराइल के ना मानने की, वो असल में क्या है इसको समझना चाहिए। यानी वो ये है कि ये तो मालूम हो गया है कि हक है, ये तो समझ में आ गया है कि इस वक्त मानना ही तकाजा है। ये ये भी जानते हैं वो कि अल्लाह ताला की तरफ से तकाजा है, ये कोई दुनियावी तकाजा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज जो दिमाग में आ रही है, हमारी वो पोजीशन नहीं रहेगी। आप जब भी कोई जिंदगी में जब टाइम आप जब आता है, क्रॉस रोड पे आती है जिंदगी, तो बी वेरी कॉन्शियस नॉट टू थिंक अबाउट कि आपके ख्याल में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आपको लगता है कि इस मौके पर मुझे सच बोलना चाहिए, तो ये सोचने से अपने आप को, अपने दिमाग को रोकें कि ना तो माजी में जाना है ना मुस्तकबिल में जाना है। इस वक्त का तकाजा जो है वो पूरा करना है, और अगर ये कर लिया तो कामयाब हो जाऊंगा मैं। फिर माजी और मुस्तकबिल को अल्लाह के हवाले कर दें। यानी ये जो गलती है इंसान की कि मैं माफी मांगूंगा तो असल में क्या होगा, देखें, ये जो है कि क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अपने आप को इन कॉन्सिक्वेंसेस से अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें। डोंट थिंक अबाउट देम, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक यू इन अ यू नो इनकरेक्ट डायरेक्शन। आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा ये। यानी आपको अगर ठीक काम करना है, तो ठीक काम करने के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट को फायदा उठाएं, इसको इटर्नलाइज करें एक अच्छे मोमेंट की हैसियत से। ठीक है, इटर्नलाइज कर देंगे आप। अगर सच बोल दिया तो ये सच हमेशा के लिए अब आपने बोल दिया है, और अगर झूठ बोल दिया तो ये झूठ आपने हमेशा के लिए अब आप आगे चल के उसको ठीक कर रखते। उस मोमेंट में तो झूठ ही बोला है। और वो क्यों बोला है? क्योंकि आपकी इमीडिएटली जो आपका जहन है वो मुस्तकबिल में चला गया कि मैंने अगर सच बोल दिया तो ये होगा। ठीक, और वो जो होगा वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए ज़हन में रखना है आपने। यानी ईगो अगर रुकावट बन रही है कि मैं छोटा पड़ जाऊंगा, तो ये असल में आप मुस्तकबिल में जा रहे हैं। आप छोटे नहीं पड़ेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आप बड़े ही वो बन जाएंगे इसके नतीजे में। दूसरा, आपको एक बेहतर इंसान समझने लग पड़ेगा, यार इस पे भरोसा किया जा सकता है। ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। लेकिन आपका जो जहन है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, जो आपने वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया है। तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अपने आप को कोशिश करें कि इन द मोमेंट जीने की आदत डालें। इस वक्त मेरे से क्या तकाजा है अच्छा करने का, इस वक्त जो अच्छा करने का तकाजा है, बिकॉज ये वक्त जब गुजर गया ना, तो फिर इसको आप बदल नहीं सकेंगे। ये हमेशा के लिए होगा। इटर्निटी, यानी अब अबदुल आबाद तक के लिए आपने उसको लिख दिया है, इस मोमेंट पे लिख दिया है कि ये मोइज अमजद ने किया है।
ठीक है. सो बी वेरी केयरफुल व्हाट आर यू गोइंग टू इटर्नलाइज इन योर लाइफ. आई वुड सजेस्ट दैट डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज दे विल टेक यू अवे फ्रॉम द राइट पाथ. इसमें इसमें दो जो सर मुश्किलात आती हैं, वो एक, अगर मैं दो सिनेरियोज बना लूं, उसमें होता है कि अगर कोई, जैसे अगर मियाँ बीवी का ही रिश्ता है, तो उसमें जो शौहर है वो जरा हेड है इंस्टीट्यूशन का, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, उसको अब लगता है यार, अब मैं अपने से छोटे के सामने अपनी अना को कुचल दूं और मैं जरा जाके माजरत करूं या इस बात को लेट गो कर दूं, तो ये बड़ी एक रुकावट आती है। असल में हमारे यहाँ जब हेड बनाया जाता है ना, चाहे वो इदारे का बनाया जाए, शादी का बनाया जाए, जिसका भी बनाया जाए, तो वो ये लगता है कि ये को पोजीशन मिल गई है. ठीक है. ये एक जिम्मेदारी मिल गई है और आपको इस जिम्मेदारी के एक एक लम्हे का जवाब देना पड़ेगा. यानी अब और एंड यू कीप दिस इन माइंड दैट बिकॉज यू बीन गिवन अ बिगर पोजीशन. कुरान मजीद ने उसको इस मौके पर याद कराया है जब ये कहा कि तुम देखो, ये तुम्हारे पास गुंजाइश है, जब तुमने महर तय करा लिया और शादी निकाह हो गया है और बगैर कॉपुलेशन की तलाक हो गई है, तो अब ये गुंजाइश है कि तुम आधा महर दे दो, इल्ला ये कि बीवी माफ कर दे. ठीक है. और फिर देखिए आगे क्या कहा है, और बहुत ही जबरदस्त बात की. कहेगा कि लेकिन तुम जो अल्लाह ताला ने तुम्हें पोजीशन दी है इसको याद रखना और तुम पूरा ही दे देना. खुदा आपको जिस जगह पे खड़ा कर रहा है वो ये कि अपनी पोजीशन की जिम्मेदारियों को पहचानो, क्योंकि इन पर जवाब देना है. हम असल में क्या करते हैं कि हर पोजीशन के हुकूक लेना चाहते हैं. ठीक है. स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फैक्ट दैट मैंने अगर माफ़ी मांग ली तो मैंने इस खानदान के हेड की हैसियत से एक रोल मॉडल क्रिएट करना है जिसको फॉलो करेगा खानदान. ठीक है. इफ आई टेक दिस फर्स्ट स्टेप, तो मे बी जस्ट मे बी पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस एग्जाम्पल. वुड आई लाइक दैट? अगर ये मैं इस तरह सोचूं, बजाय ये सोचने के कि इसके नतीजे में ये हो जाएगा. देखिए मैं अब आपको एक दूसरा फ्यूचर दिखा रहा हूँ. फ्यूचर तो दोनों ही हो सकते हैं. हम वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आज की अच्छाई भूल जाते हैं. ठीक है. जबकि वही सिनेरियो एक दूसरा क्रिएट करके आप उसको फॉलो करें, आज की अच्छाई भी करना पॉसिबल हो जाएगा. यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डू नॉट थिंक दैट अच्छा करने से आप छोटे पड़ेंगे. यानी वो किसी का पिछले अरसे कुछ पहले बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि आप गीबत नहीं करेंगे तो आपकी गीबत नहीं होगी. मैंने कहा नहीं, हो बेशक, ये कोई गारंटी नहीं है कि लोग मेरी गीबत नहीं करेंगे. ना करें, मेरा काम ये कि मैं ना करूं, बस ये काफ़ी है. इसके बाद वो करें जो मर्जी करें, फिर अल्लाह ताला के एक 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 प्रोटेक्शन हासिल हो जाएगी मुझे. बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर गॉड, देयरफॉर गॉड विल प्रोटेक्ट. आप अगर अपने दोस्त के लिए, अपने अच्छे दोस्त के लिए, हम बड़े आराम से कहते हैं यार तेरे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी. ठीक है. मैं शर्मिंदा करने के लिए हम किसी को कह देते हैं. यानी आप अल्लाह से उम्मीद क्या रखते हैं कि आप अल्लाह के लिए कोई काम करें और अल्लाह आपको छोड़ देगा? ये इससे निकलना है हमें. ठीक है ना जी. डू द राइट थिंग, डू द राइट थिंग. इवन इफ इट मीन्स कि मैं छोटा पड़ जाऊंगा, इनकी नज़र में छोटा पड़ जाऊंगा, ऐसी की तैसी, ठीक काम करने पे कोई छोटा नहीं पड़ता. वो समझते रहे जो दुनिया सोच रही है. आप उनके स्टैंडर्ड्स पे मत देखें दुनिया को, आप अपने स्टैंडर्ड्स पे देखें. मैं असल में, मेरी बड़ाई खुदा के बताए हुए प्रिंसिपल्स पर अमल करने में है. मेरी बड़ाई खुदा का बंदा बनने में है. मैं कोई बड़ाई, किसी की नज़र में क्या बड़ाई होगी, किधर रह जाएगी वो बड़ाई? तो पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक करना है जी. यू सी द प्रॉब्लम इज कि ये जो बिहेवियर्स है ना हमारे, ये हमारे कुछ मेंटल पैटर्न्स जो डीप रूटेड बिलीफ्स हैं हमारे, उधर से निकलते हैं. अगर वो हम उनको चैलेंज ना करें, उनको ठीक ना करें, तो बिहेवियर तो उसके नतीजे में पैदा हो रहा है. यानी यूं समझने कि आपने एक आम का बीज बोया है या आम का पेड़ लगाया है और उस पर अब आपकी कोशिश ये है कि माल्टे उगाएं. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. वो अगर आप उगाएंगे भी तो कुछ अरसे के बाद फिर गिर जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. दीज आर अननेचुरल ये इम्प्लांट्स, जो कि बहुत ज्यादा देर पा नहीं होते हैं. आपने अगर ठीक करना है तो जब एक आदमी ये समझ रहा है तो उसको पहले इस चीज की रिकग्निशन दें कि असल में बड़ाई होती क्या है. वो जो आपका पहला सवाल, तो शुरू में आपने सवाल किया था ना, ये सवाल करना कॉमन कर दें कि आप जब कहते हैं कि ग्रेटनेस का तकाजा ये, तो ग्रेटनेस से मुराद क्या है आपकी? व्हाट डू यू थिंक इज ग्रेटनेस फॉर यू? यानी फिर उधर से अप्रोच करते हैं. ठीक सर, ये बड़ा आपने
हर एक नुक्ता समझ आया हमें बड़े अच्छे तरीके से, कि हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि यार मेरी अना तो टूट जाएगी लेकिन ये शख्स नहीं बदलेगा। तो हम जरा इस पे नजर रखें कि हमारा अपनी जात से तकाजा है, उस पर क्या असर पड़ता है उसको छोड़ दें। राइट, राइट। और वो कैसे बदलेगा? आप, आपका इन्फ्लुएंस क्या है? यानी मैं फोर्सिबली किसी को बदल नहीं सकता हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं उस, या आप बदलेंगे? यानी ये हमेशा सोचना चाहिए। आपको कवानीन और ये वो सब चीज़ों की फोर्स में एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है, अब आप खुश रहना शुरू कर दें। यानी आपको फोर्स किया जा सकता है कि आप मेरे साथ खुश रहा करें। ये किस तरह की बात है? ये नहीं हो सकता जी। यानी, लेकिन आप अपनी मोहब्बत से बहुत कुछ बदल सकते हैं। बदल सकते हैं का मतलब है कि बहुत कुछ बेहतर इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं। और इस तो सब को इसके लिए दुआ करनी चाहिए। जरूर सर, और इस सबको प्रैक्टिस करने का बड़ा अच्छा तरीका इस ये हो सकता है कि हम अपनी अना को वहां तोड़ें जहां हमें सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है, और हम वहां एक दो बार ऐसा करके देखें तो हमें मालूम होगा यार ऐसा भी कोई कुछ मुश्किल नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। एब्सोल्युटली, जरूर करें, ये एक्सपेरिमेंट्स करें। लेकिन पहले मेरी मेरी इसमें हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ठीक कर लें। यानी मेरी बड़ाई किस चीज में है, मैं बड़ाई की डेफिनेशन क्या कर रहा हूं अपने ज़हन में। व्हाट इज इट दैट आई एम कंसिडरिंग टू बी अट्रैक्टिव फॉर मी, और क्या वो वाकई है? वो किसने बताया मुझे कि है? इस चीज के बारे में थोड़ा सा क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है जी। यानी मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी मैंने, जैसे हमने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की बात की, अगर ये बात समझ में नहीं आती तो इस पर गौर करें। मे बी यू कैन इवन टॉक टू मी अबाउट इट। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझ लें। जब ये बात समझ में आ जाए, जब मेरा मसला ये बन जाए, देखिए, इसको कहना बंद कर दें। मैं उस आदमी, वो इतना बदतमीज आदमी है, उससे बात करना मेरी ईगो के खिलाफ है, ये कहना शुरू कर दें अब। सेल्फ रिस्पेक्ट का वर्ड यूज करना, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा उसको अच्छा बना देती है, दैट गिव मी अ सेंस ऑफ कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। नहीं, आप सीधी सीधी बात करेंगे, मेरी ईगो के खिलाफ है, मेरी अना के खिलाफ है, मैं एक बड़ा आदमी हूं। ये कहना शुरू कर दें लोगों के सामने। यू नो आई आई इस कम से कम इतनी ऑनेस्टी तो अपने दिल में तो कहना शुरू कर दें। इसके बाद आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये ठीक नहीं कर रहा मैं। अगर अल्लाह ताला की तौफीक होगी तो ये एहसास होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दैट दीज आर सम स्टेप्स। क्योंकि देखिए, बिहेवियर्स जो है ना, वो असल में हमारे अंदर के बिलीफ्स, हमारे अंदर के प्रोसेसेस का नतीजा है। आप जब उन प्रोसेसेस और बिलीफ्स को बदले बगैर उन बिहेवियर्स को अपने भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो असल में वो बैकफायर कर जाती है कई दफा चीज। उसको ठीक करना चाहिए। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। आपको ईमान पैदा करने के लिए नमाज पढ़ने, नमाज बड़ी अच्छी चीज है ईमान पैदा करने के लिए भी। लेकिन असल में नमाज ईमान से फूटती है। ठीक है, ईमान नहीं है तो नमाज नहीं है। लेकिन बिकॉज ईमान एक स्टैटिक चीज नहीं है, ईमान एक डायनेमिक चीज है, ऊपर नीचे होता रहेगा, वाइब्रेट करेगा। तो आप जिस वक्त खुदा के हुजूर में, जब दिल नहीं भी चाह रहा तो हाजिर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ईमान में अफजूनी मिलेगी। लेकिन अगर ये आप अपने आप को फोर्स कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? क्योंकि असल में ईमान है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान है, इस वक्त दिल में जज्बा कम है। वो जज्बा बेहतर हो जाएगा। ठीक सर, हमने बड़े अच्छे तरीके से आज आपने अना, गुरूर और तकब्बुर पे गुफ्तगू फरमाई। आखिरी सेक्शन जो हमारा होता है डायसेक्टिंग कोड का सेगमेंट, उस पर आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। आज की कोटेशन है सर, एरोगेंस इज द रिफ्यूजल टू सी आवर ओन स्मॉलनेस इन द वेस्टनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। बहुत ही अच्छी, बिल्कुल ठीक बात है जी। एब्सोल्युटली राइट। यानी इंसान कितना छोटा है, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं रहता। वो अब हम अपनी ज़िंदगी रिलेटिवली गुजार रहे होते हैं ना, मैं और आप खड़े हैं, मतलब लेट से, तो मैं इतना तो छोटा नहीं हूँ आपसे। लेकिन जो चीज़ मैं भूल जाता हूँ वो ये कि कितनी बड़ी कायनात, कितनी बड़ी दुनिया, कितना बड़ा शहर, कितना बड़ा इलाका, कितना बड़ा घर, उसमें मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ। ज़रा थोड़ी देर के लिए इस रिलेटिव जो मेजरमेंट है अपनी, इसको ज़रा दुनिया के साथ देखें, कायनात के साथ देखें, तो फिर अंदाजा होगा कि कोई हैसियत ही नहीं है। मतलब तुम्हारी होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस दुनिया की एग्जिस्टेंस में। एक चूंटी की तो है, तुम्हारी नहीं है।
आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आइंदा एक नए बहुत मौजू के साथ शुक्रिया। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह चलो जी, हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज।